ठीक है आकांक्षा, ये बता इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंक पैसे कैसे कमाती है? उनके पास पैसा कैसे आता है? ऐसा क्या काम करते हैं वो लोग जो इतना लाखों करोड़ों में खेलते हैं? ये बता यार। चलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशंस? तो आज हम बात करेंगे एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जो हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक करती है जिसकी वजह से उसको मिलता है बहुत सारा पैसा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, मेन एक्टिविटीज जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक की होती है वो होती है चार। पहली होती है उसमें से सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग, सेकंड सर्विसेज होती है उसकी ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज, थर्ड सर्विसेज होती है उसकी एडवाइजरी सर्विसेज और फोर्थ सर्विस होती है उसकी एसेट मैनेजमेंट। तो चलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग को थोड़ा डिटेल में। इसके अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज हम कल डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हमने सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग इससे पहले भी वर्ड सुना हुआ है, राइट? मैंने आप लोगों को उस टाइम डेफिनेशन भी बताई थी। तो चलो हम सबसे पहले इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं आखिर सिक्योरिटी अंडरराइटिंग होता क्या है। यार, आपने ये भी सुना होगा इन्वेस्टमेंट बैंक एक्ट्स एज अ अंडरराइटर। अब हम उसे अंडरराइटर क्यों बोलते हैं और सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग क्या उससे कनेक्टेड है? तो गाइस, अंडरराइटिंग का सीधा सीधा मतलब पता है क्या होता है? आप इन्वेस्टमेंट बैंक को आप क्या करोगे? आप रिस्क लोगे। आप सबसे पहले कंपनी के जो भी शेयर्स हैं या फिर वो बॉन्ड्स इशू करना चाहती है, सबसे पहले उस सिक्योरिटीज को खुद खरीदोगे और फिर उसके बाद उसी वाली सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करोगे। अब इधर होता क्या है, पूरी की पूरी रिस्क हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक लेगी। कंपनी का काम होता है बस बताना कि या मेरे को आईपीओ करना है या फिर मेरे को पैसे रेज करने हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर रहता है कि या वो जल्दी से जल्दी प्राइवेट प्लेसमेंट करवा सकती है या पब्लिक में ऑफर करवा सकती है शेयर्स। मतलब ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करती है कि विच कुड बी अ मोर फीजिबल ऑप्शन। और फिर पूरा का पूरा जो भी सिक्योरिटीज वो खरीदती है दूसरी कंपनी से, उसी बेसिस पे वो रेज करती है पैसा। सो यस, यू गॉट इट राइट। सबसे सिंपल, पहले शेयर्स या बॉन्ड्स या फिर जो भी सिक्योरिटीज है खरीदने का और फिर सेम चीजों को पब्लिक को बेच के पैसा कमाने का, और इन दोनों के बीच में जो भी कमीशन होता है वो खुद रख लेने का। इसी चीज को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग। लेकिन इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक जो होती है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। मान लो अगर सिक्योरिटीज आप लोगों की सेल ही नहीं हुई मार्केट के अंदर, ठीक है, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से, यार तो फिर पूरा का पूरा लॉस हम लोगों की इसको लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट बैंक को। इसीलिए हम उसको अंडरराइटर बोलते हैं कि इन अ सिनेरियो जब आप ये वाली चीज हम लोगों को रेस करके नहीं दे पाए पैसे, तो भी इन्वेस्टमेंट बैंक अपनी तरफ से पैसे देगा कंपनी को, लेकिन वो लॉस बियर कर लेगा बट पैसे रेस करके देगा कंपनी को। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग। मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ, बट यार हम लोग कितनी ही डेफिनेशंस याद करेंगे, हमको हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको ये वाली चीज समझाई, अब आपको समझ में आ गई होगी, अब आप हर एक चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, राइट? तो चलो, बाय द वे मैं डेफिनेशन भी आपको बता ही देती हूँ। The process by which investment bank raises investment capital from investors on behalf of corporations and government that are issuing securities. तो फाइन गाइस, अभी हम लोगों ने सिक्योरिटी अंडरराइटिंग के बारे में जाना है। सिक्योरिटी अंडरराइटिंग हम लोगों की कैपिटल मार्केट्स में दो टाइप्स की होती है। एक होती है इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, नेक्स्ट होती है हम लोगों की डेट कैपिटल मार्केट्स। अभी जैसे हम लोग इक्विटी बॉन्ड कह रहे थे ना, वही चीज। अभी हम लोग डेट को ना बहुत बार सिर्फ बॉन्ड मार्केट्स बोल के खत्म कर देते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। डेट मार्केट आपकी ना सिर्फ बॉन्ड तक लिमिटेड नहीं होती, और भी सिक्योरिटीज होती है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज अंडर डेट, जो उसमें कवर्ड होती हैं। तो हम उसके बारे में भी डीप में जानेंगे। तो चलो गाइस, हम सबसे पहले इक्विटी के बारे में जानना शुरू करते हैं। सिंपल, इक्विटी क्या होती है? आप पूरा का पूरा एक केक लो, उसका छोटा सा पार्ट आपके पास आ जाए, उसको हम कहते हैं इक्विटी। कहने का मतलब अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट पिक्चर, ठीक है? तो पूरी की पूरी कंपनी का छोटा सा पार्ट आपके पास है, हम उसको कहते हैं इक्विटी, ठीक है, शेयर्स। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम। तो जब भी हमारी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हुई, ठीक है, प्राइवेट से पब्लिक हुई और फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू कर दिए जनरल पब्लिक को, माइंडेड, जब जनरल पब्लिक को फर्स्ट टाइम इशू करती है तभी हम उसको आईपीओ बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन गई, लेकिन तब भी ना वो बहुत बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेती है, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट किया ना उसने, तो कंपनी ने पब्लिक को तो इशू नहीं किया ना, तो उस टाइम पे हम लोग उसको नहीं मानते हैं आईपीओ, ठीक है।
बट प्राइवेट प्लेसमेंट का कहने का मतलब पता है क्या होता है, आपको बहुत मोटी पार्टी मिल गई, एक अच्छा इन्वेस्टर मिल गया जो आपकी कंपनी में पैसे लगाने के लिए रेडी है, आपने अपने शेयर्स उसी को ही दे दिए, लेकिन आपने जनरल पब्लिक को नहीं दिए ना, तो वो आईपीओ नहीं कहलाएगा। तो जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बनती है और अपने शेयर्स को पब्लिक मार्केट में ट्रेड करती है, तो हम उसी चीज को ही बोलते हैं आईपीओ। सो गाइस, टाइमिंग ऑफ एन आईपीओ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप किस टाइम पे अपना आईपीओ ला रहे हो। कहने का मतलब यार, आपकी एकदम मार्केट कंडीशंस बदतर से बदतर चल रही है, ठीक है, उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप आईपीओ निकालोगे और वो एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना यार। आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम काफी अच्छी है, लोग इस वाली चीज में पैसा लगा पाएंगे, क्योंकि आप जनरल पब्लिक से पैसा निकाल दो तो आपको एनवायरमेंट कंडीशंस के बारे में पता रहना चाहिए, राइट। जैसे कि अभी आपने टैक्स लॉ सुना होगा कि 12,75,000 तक अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसको पैसे देने की, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इट इज लाइक टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर हिम नाउ, राइट। अगर ऐसे वाले सिनेरियोज में जो आपका सैलरीड एम्प्लॉय है उसके पास जो थोड़ा एक्सेस अमाउंट बच जाता, हो सकता है कि वो लगा पाए, तो आपकी मार्केट कंडीशन फिलहाल अच्छी है, राइट। ऐसे ही आपकी मार्केट कंडीशन कोविड में कंपेयर करें तो यार लोग स्ट्रगल कर रहे थे, राइट। उस टाइम लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, थोड़े लोग थे अमीर पार्टी जो पैसा पे पैसा बना दी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल, बहुत सारे लोग थे जो बेचारे कितना सफर कर रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो इनडायरेक्टली हम ये बोलना चाहते हैं कि आपको टाइमिंग अपना देखना पड़ेगा, और जो टाइमिंग ऑफ एन आईपीओ होते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो चलो गाइस जानते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ द कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ग्रोथ पोटेंशियल एंड सॉलिड मैनेजमेंट। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे एज एन इन्वेस्टर आप क्या क्या देखोगे, यार ये वाली कंपनी का नाम सुना सुना सा लग रहा है, यार ये तो काफी बड़ी कंपनी है, यार ये धोखा नहीं देगी, यार साइज ऑफ द कंपनी मैटर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, यार ये हमेशा प्रॉफिट करके दे रही है, यार मतलब ठीक है मेरे पैसे डूबेंगे तो नहीं, चलो इसमें लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेट मी एक्सप्लेन। तो होता क्या है ना गाइस, जब आपकी प्राइवेट कंपनी होती है ना, आपको कुछ भी रिपोर्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाली चीज पब्लिक को जाती ही नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो सिर्फ अपने लिए ही बना रहे हो और अपनी टैक्स पर्पस के लिए बना रहे हो, इसके अलावा और कोई भी उसका रोल नहीं होता है। लेकिन यही चीज अगर आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक की तरफ आ रही है, यार आपको बहुत प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। यही सेम जो भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, ये सब चीजें आपकी कंपनी को डिफाइन करेंगी। आपकी कंपनी एक्चुअल में क्या है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ही बताएंगे। तो उस टाइम पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एज एन इन्वेस्टर आप देखोगे यार कंपनी ग्रो करेगी, मतलब इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो ऐसा रहा है, मतलब ये ज्यादा ग्रोथ फोकस्ड है, ये हमेशा अपनी जो भी रिटेन अर्निंग्स होती है दोबारा अच्छे बिजनेसेस में लगा देती है, सो इट वांट्स टू ग्रो। आप ये वाली चीज पक्का देखोगे। अगर ग्रोथ ही नहीं है उस कंपनी में, स्टैग्नेंट है, तो यार मैं अपने पैसे उधर क्यों लगाऊं, मुझे क्या फायदा है, राइट, एज एन इन्वेस्टर। और नेक्स्ट, सॉलिड मैनेजमेंट, यार कंपनी की ना मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो ये वाली कंपनी फ्रॉड तो नहीं निकलेगी। एज एन इन्वेस्टर आप ये सब चीजें देखते हो, और ये सारी चीजें आपकी टाइमिंग ऑफ एन आईपीओ भी डिसाइड करती है। जब आपकी ये सब चीजें फेवरेबल रहती है इन्वेस्टर की नजर से, और जब हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक देखता है कि हाँ ये सब चीजें अच्छी हैं, वो उसको फेवरेबल कंडीशन मानते हुए आगे बढ़ाते हैं, आईपीओ रिलीज करवाते हैं। और अगर इसमें से लोगों को लगता है कि यार अभी पीपल आर नॉट वेरी ओपन अप, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है लोगों की तरफ से, बहुत सारे लोग तो कंपनी को नहीं जानते, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं ये कंपनी ग्रो करेगी, बहुत सारे लोग तो डरे हुए कि लॉस करेगी, तो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। चलो अब डिस्कस करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक आईपीओ में कौन कौन सा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक गाइडेंस देती है। हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक क्या गाइडेंस देती है यार, कोई भी कंपनी को आईपीओ के लिए जाना है तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक ही एक बेस्ट प्लेस हो सकती है, या फिर एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपको बताएगी कि यार अब आपका टाइम आ गया है, अब आप अच्छा कर रहे हो, आपकी टाइमिंग वाइमिंग भी ठीक है, अब आप जाओ आईपीओ पे। तो ये प्रोवाइड गाइडेंस वाला काम करती है। नेक्स्ट, आईपीओ प्रिपरेशंस, या ये सब चीजें हमारी कंपनी को थोड़ी करनी आती है, जिसको पैसा रेज करवाना है, लेकिन ये वाली चीज हम लोगों का ये कर सकता है इन्वेस्टमेंट बैंक। तो जो भी हम लोगों की इन्वेस्टर मीटिंग्स ये सब चीजें होती है वो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक देखता है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टर्स के साथ डील करता है। फाइनली इन्वेस्टमेंट बैंक तो कंपनी से शेयर्स खरीद लेगा, लेकिन अब खुद बेचेगा,
तो यार अब उसको ही डील करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स से। और ना इस वाले चीज में वो बुक बिल्डिंग करता है। अब आप सोच रहे हो कि बुक बिल्डिंग क्या होता है कायशा, देखो यार सिंपल सी बात है। बुक बिल्डिंग का मतलब वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग लगाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एक जगह बुला के लगा लो, क्या टाइम वेस्ट लगा रखा है यार। इसमें होता क्या है ना, कोई कोई आपका इन्वेस्टर बहुत खराब होता है या फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो पूरा का पूरा माहौल खराब कर देगा उस मीटिंग का, और फिर वो एक नेगेटिव इमेज दे देगा कंपनी का। वो तो प्रमोट करना चाह रहा था अपनी कंपनी को, लेकिन उधर तो उल्टा हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत छोटे छोटे लॉट्स में ही होती है, ठीक है। तो एकदम 1-to-1 टाइप्स मीटिंग लगाई जाती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, इन सब लोगों के साथ। और फिर हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है ना, वो बुक बिल्ड करता है। अच्छा, हम रिटेल इन्वेस्टर्स को इस प्राइस पे शायद दे सकते हैं, हम इनको इस प्राइस पे दे सकते हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है इस प्राइस पे रेडी है खरीदने के लिए, ये वाला इस वाले प्राइस पे रेडी है खरीदने के लिए। ऐसे बहुत सारे वो लोग बुक बिल्ड करते हैं कि हाँ ये वाले प्राइस पे, ये वाले प्राइस पे। तो ऐसे करके हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टर्स के साथ डील करता है। नेक्स्ट, स्टेबलाइज द स्टॉक प्राइस। यार सीधी बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक पता है क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। कहने का मतलब यार आपने आज आईपीओ लगाया, ठीक है, आपने आईपीओ लगाया और फिर उसमें देखा कि आईपीओ लगाने के तुरंत बाद ही शेयर 80% गिर गया या फिर शेयर 80% बढ़ गया। अब यार इतना ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन होगा, इतना ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी उस चीज को मैनेज करने के लिए। इधर ही हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक आता है, वो स्टेबलाइज रखता है। कहने का मतलब +10 -10 का ब्रैकेट रखता है और फिर इसके ऊपर का फ्लक्चुएशन कुछ भी ना जाए उसके लिए वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है। इसी को कहते हैं हम स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्राइस। तो गाइस अब तक आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, एक बार कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए, क्या वो दोबारा भी कंपनी को शेयर्स इशू कर सकते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गई, उसके बाद क्या वो कभी दोबारा पैसे रेज नहीं कर सकते? गाइस कर सकते हैं। So basically, if a company wants to raise paisa again from our public, they can do it, and that is named as seasoned offering and follow-on public offer। दोनों की दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये कंपैरेटिवली आपके आईपीओ से काफी इजी होती है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यार आपकी बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, अब कंपनी नोन होती है पब्लिक को, और बहुत सारी आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाली काम होती है, जो आपको रिसर्च पेपर सबमिट करने पड़ते हैं या फिर आपको मेमोरेंडम्स बनाने पड़ते हैं या फिर आप को और भी चीजें करनी पड़ती हैं, उतना काम नहीं रहता व्हेन कंपेयर्ड टू द फर्स्ट टाइम। तो ये वाली चीज इजी रहती है कंपैरेटिवली, और इसी चीज को हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और सीजन ऑफरिंग भी कहते हैं, ठीक है। जब कंपनी एक बार ऑलरेडी आईपीओ निकाल चुकी है, उसके बाद से नेक्स्ट टाइम पैसा रेज करने वाली है, तो सेकेंड टाइम जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करने वाली होती है, उसी को हम सीजन ऑफरिंग या फिर वो कह देते हैं। नेक्स्ट टाइम मतलब कितनी भी बात कर सकती है उसके बाद, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ कंपनी पूरी की पूरी उसकी लाइफ टाइम में एक ही बार पैसा निकाल सकती है, नहीं बाबा नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यू वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो गाइस हमने काफी बात कर ली इक्विटी के बारे में यार, अब तो मेरे को भी शेयर्स खरीदने हैं यार, मेरे को भी कोई माला माल कर देगा, कितने मजे आ जाएंगे। काश मुकेश अंबानी आके बोले आकांक्षा 50% हमारी कंपनी तुम्हारी, चलो 51 हम रख लेते हैं और हम लोग ओनर तभी बने रहेंगे यार, मतलब मजे आ जाएंगे ना। चलो मैं ख्वाबों की दुनिया से निकलती हूँ और चलो डेट मार्केट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब डेट मार्केट्स क्या होते हैं ना गाइस, ये सेकंड मेन पिलर ऑफ आवर कैपिटल मार्केट्स होता है। ऑब्वियसली अगर आपका इक्विटी मार्केट फर्स्ट पिलर है तो सेकंड पिलर होगा, क्या बात कर रहा है बिच्छू। तो इसके अंदर ना सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आपका कुछ होता है तो वो इशूइंग बॉन्ड्स होता है, क्योंकि बॉन्ड्स ही डेट मार्केट्स का मेन वन ऑफ द सिक्योरिटीज होती है। और इशूइंग बॉन्ड्स का भी जो प्रोसेस होता है ना काफी ज्यादा सिमिलर होता है, जैसे कि आप इक्विटी को रेज करते हो, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली ना बॉन्ड्स को इशू करने का प्रोसेस कंपैरेटिवली इक्विटी से इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ना आपको क्रेडिट एजेंसीज बॉन्ड्स की रेटिंग्स बता देती है, तो काफी इजी हो जाता है व्हेन कंपेयर। तो या लेट्स गेट इनटू डीप। हम आगे बढ़े उससे पहले आप मेरे को बताओ, एक हम लोगों की जो भी मार्केट है, लेट्स से शेयर मार्केट है, उसके अंदर जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा है या फिर जितने कम इन्वेस्टर्स रहेंगे उतना अच्छा है? मोर देन इन्वेस्टर्स इज गुड, लेस देन इन्वेस्टर्स इज गुड। अगर आपको आंसर पता है तो अभी कभी कमेंट करो। चलो गाइस अब हम बात करते हैं हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या रोल होता है डेट को रेज करने के लिए। तो ठीक है गाइस, तो इसमें 4 रोल्स प्ले करता है: एडवाइस लोन टर्म्स, प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस, फाइंडिंग इन्वेस्टर्स एंड प्राइसिंग द लोन। तो सिंपल गाइस, ये हम लोगों ने जैसे अभी ऊपर डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही है। और इसमें आप अगर सोच रहे होगे कि प्राइसिंग द लोन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है यार, आपको कौन से YTM, कौन से यील्ड टू मैच्योरिटी पे आपका बॉन्ड इशू करना चाहिए या फिर क्या कूपन रेट देना चाहिए, तो इन सब चीजों में वो प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है लोन सिंडिकेशंस। अब भाई ये लोन सिंडिकेशंस क्या होता है?
पहली बात गाइज, आप सिंडिकेट से क्या समझते हो? मतलब बहुत सारे लोग मिलके आके कुछ कर रहे हैं, राइट? सिंडिकेट, दे आर सिंडिकेटिंग, मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली लोन सिंडिकेशन का मतलब क्या है? लोन कौन देता है? बैंक्स। तो यार जब बैंक्स मिल रही हैं लोन देने के लिए, सिंडिकेट कर रही हैं, मिल रही हैं, उसी को ही हम कहते हैं लोन सिंडिकेशन। तो इसमें क्या होता है ना, आपका लोन्स ग्रांटेड बाय अ पूल ऑफ बैंक्स, ठीक है? तो इसमें हम लोगों की बैंक को क्या फायदा होता है ना, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि यार अब उसके इकलौते के पैसे ही मार्केट में एट स्टेक नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर दिया, तो उसका जो रिस्क परसेंटेज था जो बड़ा सा लोन देने का एक इन्वेस्टर को, काफी कम हो चुका है। तो डाइवर्सिफिकेशन, फी जनरेशन और न्यू ज्योग्राफिकल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? तो ये वाली बैंक को फायदा हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको इक्विटी और डेट के बारे में जान के? तो चलो गाइस, अब आप नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे एडवाइजरी सर्विसेज के ऊपर। उससे पहले मुझे कमेंट कर दो कि एडवाइजरी सर्विसेज में बताओ इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करती है हमारे लिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए एकदम तड़प रहा है, तो गाइस उसको वाली वीडियो शेयर कर दो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। और गाइस एक और चीज, आप ना मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए, आपको कैसे लग रही है ये वाली सेशंस, और अगर मैं कुछ इंप्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज डू लेट मी नो, बिकॉज आई रियली वांट टू मेक इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल। तो अगर आपके लिए भी ये वाली चीज बेनिफिशियल लग रही है तो एक थम्स अप या कुछ भी दे दिया कीजिए, सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड आई नो कि यार आप लोग को ये वाली चीज समझ में आ रही है, या फिर आई हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, जस्ट लेट मी नो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय बाय।